हाँ जी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। चलो फिर हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। लेक्चर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कर लिया था। जिन्होंने नहीं किया है उसको वो आप लोग पहले जाके लेक्चर 1 और 2 देख लें। यहाँ पर आपको आई का बटन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैटर पढ़ा, मैटर के स्टेट्स पढ़े, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उसके बाद हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। बाद में हमने उन तीनों को कंपेयर भी किया था। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना चेंज ऑफ स्टेट, जिसमें हमने सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में देख लिया था। ठीक है, अब हमने देखना है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे हमने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड को क्या कहा था? फ्यूजन। ऐसे ही कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है, so the conversion of liquid into gas is called as vaporization. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। यू आ रहा था। ठीक है, वेपराइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। ठीक है, अब ये होता कैसे? कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कन्वर्जन में हेल्प करते हैं? तो उसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर का रोल ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर इस कन्वर्जन को कैसे कराएगा कि जैसे कि हमको पता है काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में सबसे कम होती है, लिक्विड्स में मॉडरेट और गैसेस में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो लिक्विड में इनिशियली, ठीक है, जब हमने ये कन्वर्जन नहीं की है, अभी वो एज अ कोई सब्सटेंस लिक्विड के स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स को मॉडरेट है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। ठीक है, बट जब हम उस लिक्विड को हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स उस हीट को गेन करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई तो फिर वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो कोई एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ओवरकम कर जाएंगे, और जैसे ही वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो पहले जब हमने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब लिक्विड कन्वर्ट होना लग जाएगा गैसियस फॉर्म में, और उस टाइम पे जो हमने सब्सटेंस लिया है, जो लिक्विड ली है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जिस टाइम पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रही है। ठीक है, हमने याद क्या रखना है कि जब भी जिस भी स्टेज पे, ठीक है, जिस भी स्टेट पे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रही है उस टाइम पे टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज नहीं करेगा। चाहे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो हीट कहां पर जा रही है? वो हीट जा रही है चेंज ऑफ स्टेट में। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए वो हीट जा रही है। ठीक है, तो वेपराइजेशन क्या है? द वेपराइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, अब जो हमने बोला कि एक टेम्परेचर आ जाएगा, जब ऐसा होगा उस टेम्परेचर को यहाँ पे क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है हम उसको लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। विजिबल है क्या ये? हाँ जी, विजिबल है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि द मिनिमम टेम्परेचर, at which liquid converts into gas at atmospheric pressure। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात और भी है कि हम ये जो भी इंटर कन्वर्जन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होकर कर रहे हैं वो कहाँ पे करते हैं? जब जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। जब हमने सॉलिड की बात की थी और हमने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, तब भी हमने वो कहाँ पर किया था? किसी एक कांस्टेंट प्रेशर पे। ये प्रेशर को कांस्टेंट मान के चले थे। ठीक है, और वहां पे भी प्रेशर कितना था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब 1 atm। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कन्वर्ट हो गया लिक्विड गैस में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ स्टेट है वो है गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना। ठीक है, इसके बारे में इतनी डिटेल में नहीं है प्रोसीजर हमारी बुक्स में, बट मैं सिंपली आपको बताता हूँ। गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज डिपोजिशन।
ठीक है, इतना सा हम याद रख लेंगे तो उस स्टेप के लिए नेसेसरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट 4 टाइप्स, जिसमें हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं ये। तो हम मैटर की 3 स्टेट्स लिख लेते हैं यहां पर। एक हमारा स्टेट होता है सॉलिड, ठीक है, एक हमारा स्टेट होता है लिक्विड, और एक हमारा स्टेट होता है गैस। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज रहेगी कि जैसे हमने जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया था तो हमने डिफाइन किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही जब लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में तो वहां पे भी आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्यों? क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। और लेटेंट हीट क्यों? लेटेंट का मतलब हिडन, लेटेंट का मतलब हिडन, क्योंकि जब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रही है तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उससे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो जबकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जो हीट सप्लाई हो रही है वो किसी फॉर्म में हिडन हो जा रही है। ठीक है, और वो हीट एक्चुअली में ज्यादा आ रही है चेंज ऑफ स्टेट करने में। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के केस में लिखा था कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure is called as latent heat of fusion। ऐसे ही इस केस में होगा the amount of heat required to convert 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure is called as heat of vaporization। आपने कुछ नहीं करना, जब फ्यूजन की बात आए तो आपने लिखा सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जब वेपराइजेशन की बात आए तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। इसके बाद हम ये करते हैं, तो अब हम बताते हैं सिंपल सी चीज कि सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। लिक्विड का गैस में हमने अभी अभी पढ़ा है, बहुत आसान सा, कौन सा? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है। गैस का कन्वर्जन सॉलिड में मैंने आपको बताया, इसको क्या कहेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। अब हम ऐसे चले हैं, देखो ऐसे चले हैं, ठीक है। अब हम ऐसे चलेंगे इस वे में, ठीक है। तो अब सॉलिड का कन्वर्जन गैस में, देखो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। अभी द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेज, मतलब ये वाला ऐसे ऐसे। The conversion of solid into gas without going into liquid stage is called as sublimation। सब्लिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, क्योंकि डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि सब्लिमेशन क्या है। तो सब्लिमेशन इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो बिना लिक्विड स्टेट में जाए बिना, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जाए बिना, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, उसको हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, ऐसे ही गैस का लिक्विड में कन्वर्जन, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन वर्ड आपने डेली लाइफ में भी बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? वाटर वेपर्स उड़ के ऊपर जाते हैं, ऊपर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर ठंडा होता है तो वाटर वेपर्स कंडेंस कर जाते हैं, ठीक है, कंडेंस करके लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि गैस यानी कि वाटर वेपर्स वो कंडेंस हो गए लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब एक लास्ट बेटा, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, जैसे कि हम इसको वाटर के केस में कहते हैं, वाटर का कन्वर्जन सॉलिड में हम कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन लिक्विड का सॉलिड में बनने को कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, की कोई चीज जो है वो सॉलिडिफाई हो गई है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिडी, SOLIDIFICATION।
TION, सॉलिडिफिकेशन। ठीक, आई होप इट्स विजिबल। सॉलिडिफिकेशन, तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में फ्यूजन, और जो लेटेंट हीट लगती है उसको कन्वर्ट करने में उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड का कन्वर्जन गैस में इज वेपराइजेशन, जो हीट लगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गैस का कन्वर्जन सॉलिड में दैट इज डिपोजिशन। अब बैक आएंगे ऐसे, सॉलिड का कन्वर्जन गैस में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेज इज सब्लिमेशन। गैस का कन्वर्जन लिक्विड में इज कंडेंसेशन, और लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में इज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आई होप सो। देख लें एक बार और, देख लें इसको। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हल्का सा जस्ट एक शॉर्ट में भी चेंज ऑफ स्टेट को समझने का ट्राई करते हैं। ये सब तो प्रोसेसेस जो आपका नाम, जिनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। बट अगर आपको कंसेप्चुअली समझना है कि हो क्या रहा है, तो हम ये चीज़ मैं करा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए ज़रा, कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कंपेयर करते हुए। जब हम फ्लो चार्ट बना रहे थे, इनकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टीज एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। एक थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या कहा था कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतनी जगह ही नहीं है मूवमेंट करने की, मूवमेंट करने के लिए स्पेस वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो फ्रीली मोशन में उतना ज़्यादा होते नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मोशन होती है उनके पास। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में बहुत कम, लिक्विड्स में सॉलिड्स से ज़्यादा, और गैसेस में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। ठीक है, लिक्विड्स की में मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड्स से ज़्यादा होती है, और गैसेस में मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर था दैट वाज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा थी इन केस ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इनमें मैक्सिमम, सॉलिड्स में मैक्सिमम, लिक्विड में मॉडरेट, और गैसेस में मिनिमम। ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो यहां पर ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी को किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में रखते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के अंदर बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है का मतलब बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है मतलब कोई मोशन नहीं है पार्टिकल्स की, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी स्टेट है, सॉलिड। बट अगर यहीं पे मान लो सॉलिड ही हो बट उसी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाए, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में। देखो काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा से थोड़ी सी कम हो जाए, तो बन क्या गया वो बेसिकली लिक्विड। तो हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, जब हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, यानी कि फ्यूजन किया सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, वहां पे हुआ क्या था कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, हमने टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो इस स्टेज तक पहुंच गए। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब थोड़ा मूव करने लगे, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने आप थोड़ी कम होगी, मतलब यहां से यहां पहुंच गई, तो वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ऐसे ही जब हमने वेपराइजेशन पढ़ा कि हमने लिक्विड को हीट किया, इनिशियली जब लिक्विड था तो उसके मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सॉलिड से ज्यादा थी, मतलब मॉडरेट थी, इन दोनों के बीच की थी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इन दोनों के बीच की थी। बट जब हमने उसको और हीट किया, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी और गेन की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स ने काइनेटिक एनर्जी और गेन की, तो उनमें मोशन और ज्यादा आई, तो वो सबसे ज्यादा हो गई। ठीक है, पहले बहुत कम थी, फिर ज्यादा हुई, फिर सबसे ज्यादा हो गई, तो इस स्टेज तक पहुंच गए उसके मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट थी, लेकिन जब बहुत ज्यादा मूव करने लग गए वो ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, मतलब एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर चले गए मूव करके, तो ये स्टेज भी आ गई, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम हो गई, क्योंकि पार्टिकल्स ही बहुत दूर चले गए, तो ये स्टेज आ गई। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे हो जा रही, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुंच जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो जा रही हैं,
और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कम हो जा रही है, मतलब ये स्टेजेस आ रही हैं ऐसे टेम्परेचर में, ठीक है। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, प्रेशर, जो हमने पहले नहीं किया, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख दूं, वैसे तो इससे भी क्लियर हो जाएगा, बट अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख दूं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो सॉलिड्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस था। क्यों था सबसे कम डिस्टेंस? एक मिनट प्लीज, कैमरे में कोई इशू आ रहा है। हाँ जी, कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, ठीक है सब ओके, विजिबल है हम सबको, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड्स में लीस्ट होती है, क्यों?